हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम लोग कल किए थे फिजिक्स का PYQ क्वेश्चन सर 2 चैप्टर तक किए थे। चलिए तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर क्लास 10th वो भी फिजिक्स का, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ये परीक्षा के लिए है, वो भी कितने तारीख की परीक्षा होने वाली है तो 21 तारीख को 21/2/26 को परीक्षा होने वाली है। उसके लिए फिजिक्स महत्वपूर्ण है। इसमें तीनों सब्जेक्ट है लेकिन मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। चलिए तो हम लोग आज कहाँ पढ़ने वाले हैं। दूसरे चैप्टर तक कर लिए थे हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर आज बढ़ेंगे। रुकिएगा 1 मिनट। ये आ गया तीसरा चैप्टर आपका। इसमें दिया है आपका तीसरा चैप्टर का नाम है आपका विद्युत। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 1 यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है 3 × 6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 1 ma बराबर होता है तो 1 ma बराबर आपका क्या होता है तो 1 ma बराबर आपका 10 के पावर 3 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 10 के पावर -3 एंगस्ट्रॉम होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आमीटर का प्रतिरोध होता है तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो आमीटर का प्रतिरोध आपका बहुत छोटा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रियोस्टेट का उद्देश्य है तो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है तो रियोस्टेट का उद्देश्य जो है आपका धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ये आपका रियोस्टेट का उद्देश्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट रुकेगा प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रिक हीटर बनाने में हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं तो हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। ओम का नियम निहित है तो ओम का निहित नियम क्या है तब का V बराबर IR है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है तो कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश तुल्य के समान होता है। तुल्य का होता है कितने तुल्य का होता है तो आपका 6.6 × 10⁻17 की तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 6 × 10 के पावर 17। अगला है एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है
और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो एक एमीटर का अल्पमात्रक मापांक है, तो एक एमीटर का अल्पमापांक क्या है, क्या का 0.01 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है किसी विद्युत बल का अपर्तनांक अनुमान अनुमंतांक 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है, उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, तो आपका कितना होगा, तो 25 वाट उपयुक्त हो सकती होगा। अगला प्रश्न है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में समायोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, ऊर्जा का अनुपात 1:4 होगा। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट आपका क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो है आपका 1 जूल बटे कूलम होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो कौन सा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आपका IR² जो है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान आपका 2 एम्पीयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, तो आपका कुंडली जो होता है उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका लघु पतन के समय परिपथ में बहुत विद्युत धारा का मान होगा, तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान आपका क्या होगा, तो बहुत अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो फिलामेंट का प्रतिरोध आपका क्या होगा, तो 110 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है प्रश्न R ओम परिपथ वाले इन प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या होगा, तो आपका NR होगा तुल्य प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा मिलेगी उसका मान क्या होगा, तो कितने एम्पीयर की धारा देंगे विद्युत धारा, तो हम लोग इसको कितने एम्पीयर की देंगे, तो 4 एम्पीयर की धारा देंगे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, जिसका मात्रक जो है ओम मीटर है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की आती है, जो हमारे में विद्युत आती है जिससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसमें लगभग कितनी वोल्ट की आती है धारा, तो उसमें आपका कितने वोल्ट का आता है, आपका 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। अल्टरनेट करंट मतलब कि AC आता है, डायरेक्ट करंट DC, ये DC नहीं आता है, ये बैटरियों से उत्पन्न होता है DC करंट। जो अल्टरनेट करंट होता है
वो डायरेक्ट आपके ट्रांसफार्मर से या बड़े स्रोत से आता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I है, तो उसके बीच संबंध क्या है? तो उसके बीच संबंध जो है R बराबर V बटे I है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाही धारा का मान होगा, तो बल्ब में प्रवाही धारा का मान आपका 0.4 एम्पीयर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका सही होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। अगला है, जब किसी चालक तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब भी धार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो तार में गतिशील होते हैं, विद्युत धारा में गतिशील क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, या आयन या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहीं एक जगह से दूसरी जगह विद्युत धारा को ढोने का काम करते हैं, इसी के कारण करंट बहता है में तार में हम लोग को। चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न है आपका, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट की प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, यानी कि लिखा गया जब इसे 110 वोल्ट की प्रचालित करते हैं, यानी कि 110 वोल्ट देते हैं, तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो उपयुक्त शक्ति इसकी 25 वाट होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 100 वाट 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो तंतु का प्रतिरोध उसका क्या होगा? 484 ओम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, तो परिपथ में धारा का मान कैसा होगा? तब का 2 एम्पीयर होगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम का गणितीय सूत्र है, गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो आपका I बराबर V बटे R। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो सूत्र क्या है इसका? तो आपका सूत्र जो है R बराबर V बटे I। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापांक है? तो निम्नलिखित में से किसका मापांक है आपका? तो विभवांतर का मापांक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 1 एम्पीयर बराबर होता है 1 एम्पीयर बराबर होता है 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है? तो आपका 1 एम्पीयर बराबर जो होता है एक बटे कूलम बटा सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो किसके लिए ओम का नियम लागू होगा? तो जब चालक पर ताप अचर रहता है, जब चालक पर ताप अचर रहता है तो ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से आपका आयोडीन जो है, सॉरी ग्रेफाइट जो है आपका विद्युत का सुचालक रहता है। यह अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है, ये अपवाद मत है आपका। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा प्रबलता कैसे मात्रक है? तो विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक आपका एम्पीयर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, या उसी को अलग तरीके से पूछ सकता है, विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो इसको हम लोग क्या उपयोग करेंगे?
किसका भी आपका एमीटर से हम लोग यंत्र को कहते हैं एमीटर। मापने की धारा परिपथ धारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जूल बटे कूलम किसके बराबर है? तो जूल बटे कूलम किसके बराबर है? ये आपके वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका जो है वो आपका वोल्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए, तो हम लोग का अगला प्रश्न है, तो हम लोग का अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपका दिया है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग आपको वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक है? तो शक्ति का आपका एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, वाट। अगला प्रश्न है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह के समय की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कूलम तुल्य है? तो एक कूलम तुल्य है तो कितने के बराबर आपका तुल्य है? तो आपका 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड के बराबर है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो होता है तो आपका विद्युत शक्ति का आपका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है? तो एक विद्युत यूनिट बराबर आपका 1 किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट बराबर होता है, किलोवाट बराबर होता है तो 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? तो आपका कितना जूल होगा? तो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इतने के बराबर होगा। 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? तो 1 जूल में कितनी कैलोरी होगी? तो 1 जूल में आपका 0.24 कैलोरी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपका टंगस्टन के तार का बना होता है फिलामेंट। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा बराबर होता है तो किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट बराबर किलोवाट घंटा। हम लोग का जो बिजली का बिल आता है वो भी आपका यूनिट में ही आता है। अगला है, 1 एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति 1 एचपी बराबर होता है। तो 1 एचपी बराबर आपका जो होता है 746 वाट होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, का यहाँ पर दिया है यार, रुकना, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और आई भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर को अल्प मापांक है। तो उस अल्प मीटर का मापांक कितना है? उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक कितना है? तो उसका अल्प मापांक जो है 0.05 वोल्ट होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका कौन सा है? तब 0.-6 एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का माइक्रो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। तो हम लोग बंद पथ को क्या कहते हैं? तो हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होता है? तो कितना परिमाण होता है? तो आपका 300 कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है जो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने की कार्य किया जाता है। तो कितने जूल ले जाने का कार्य किया जाता है? तो आपका कितने जूल? तो आपका 24 जूल जो ले जाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम किसने दिया था? तो ओम का नियम जो आपका दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका जॉर्ज साइमन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जॉर्ज साइमन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग आपका परिवर्ती प्रतिरोध करते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाता है? तो आपका आधा हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, परिपथ में समान पदार्थ और समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एम्पियर का पाठ्यांक है। एम्पियर का पाठ्यांक क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है? तो आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर, धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोध होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोध होता है। धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोध आपका क्या होता है? तो अत्यंत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, कांच तथा रबड़ जैसी विद्युतरोधी पदार्थ का प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो किस कोटि की होती है प्रतिरोधकता? तो ये आपका 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो इस बल्ब 220 स्रोत की कितनी ऊर्जा लेगा? तो कितना ऊर्जा लेगा? तो आपका 0.18 एम्पियर लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्युत हीटर के कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट की कितनी धारा लेगा ये? तो ये आपका कितनी धारा लेगा? तो आपका 2.2 एम्पियर की धारा लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम्ब आवेश में
कितने सॉरी 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 1 कूलम्ब आवेश में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ये आपका हर वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप नजर में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है वो आपकी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर जो होता है तो उसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो आमीटर को हम लोग किस लिए जोड़ते हैं? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में है आपका, एक विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उससे क्या कहते हैं? जिस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अगला है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? जब विद्युत परिपथ में दो दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी करंट बोलते हैं। अल्टरनेट करंट, एसी यानी कि अल्टरनेट करंट आपका होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत सॉरी किस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उससे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में जो विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाता है, वो उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। जिसमें नहीं होता है तो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। जिसमें साफा नहीं होता है उसको कुचालक, जिसमें थोड़ा बहुत करंट पास करता है तो उसे हम लोग अचालक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उससे क्या कहते हैं? आसानी से जिसमें प्रवाह नहीं होता है तो उसे हम कुचालक कहते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जिस पदार्थ में एक मिनट, जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, यानी कि विद्युत को रोकने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन ऊपर वाला ही है लेकिन इसका ऑप्शन जो दिया है वो चेंज करके दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे ही आपसे घुमाकर सवाल पूछ लेता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम के समय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का गमन होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग अति चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो कॉपर की प्रतिरोधकता जो होती है वो कितनी होती है? तो 1.62 गुने 10⁻⁻8 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता जो होता है आपका, वो होता है आपका 2.63 इंटू 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसके अनुपात को हम लोग 1 वॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने वाले दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो कार्य करने वाले दर को हम लोग 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बीओटी यूनिट है, बीओटी यूनिट है, तो बीओटी जो यूनिट है कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब आपका कांच का बना होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, टंगस्टन धातु का गलनांक होता है, तो टंगस्टन जो धातु होता है उसका गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक जो होता है आपका 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसलिए इसका गलनांक अधिक होता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग बल्ब के रूप में करते हैं। अगला है, नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में आपका निकेल और क्रोमियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। नाइक्रोम को निकेल और क्रोमियम को मिलाकर नाइक्रोम को बनाया जाता है। अगला है प्रश्न, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो हम लोग किस युक्ति का उपयोग करते हैं? विद्युत सूरज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है 50 से 100 ओम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? जब हम लोग नहाते हैं, नहाकर आते हैं, तो उस समय प्रतिरोध कितना होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में प्रतिरोध आपका उस समय 200 से 300 ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। और नॉर्मली पूछेगा तो आपका 50 से 100 ओम के बीच होता है, और जब नहाने के बाद पूछेगा तो 200 से 300 ओम तक चली जाती है, पहुंच जाती है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन तरीका इसका पूछने का अलग है। अगला है, ओम मीटर, आमीटर, आमीटर के निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे नापा जाता है? तो हम लोग किसे मापते हैं? तो उसे हम लोग धारा को मापते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समानांतर क्रम में समायोजित समानांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोध की संख्या घटने का उपरांत समायोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? तो आपका कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो कौन है? तो ये आपका IR² जो है, ये आपको विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपका जो होता है, आपका यूनिट होता है, जिसमें यूनिट में हम लोग बिजली बिल को ही जमा करते हैं। यूनिट बताते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको पैसे देते हैं बिजली बिल वाले भैया को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? इसमें से कौन सा संबंध होता है जो आपका सही है? तो V बराबर IR।
आपका सही है। अगला है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर आपका ये निर्भर करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 3 को खत्म किया। चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आपका ये चैप्टर का नाम है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पहले क्वेश्चन की ओर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क जो सेल होता है, सूखा हुआ जो सेल होता है, डेड सेल, उसमें ऋण आयन बना होता है। तो ऋण आयन किसका बना होता है? तो ऋण आयन जो होता है वो आपका जस्ता का बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? तो किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं हम लोग? तो उसमें हम लोग नरम लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो डीजल का उपयोग हम लोग भारी वाहनों में करते हैं, चलाने के लिए, रेल इंजनों में भी करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने में। इसका तो पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में होता है। तो इसके हिसाब से आप लोग इनमें से सभी टिक कर सकते हैं। इसमें भी किया जाता होगा विद्युत उत्पादन में। तो इनमें से सभी आपका सही होगा। अगला है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौना जो होता है उसमें कौन सा सेल का उपयोग करते हैं हम लोग? तो खिलौना में हम लोग सूखा सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर आपका समान होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? इस प्रश्न में एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। ये आपको पहले ही बताया दिया है, इसका एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी एक प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? तो कौन है यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका दो हो जाएगा, वेग है और आपका संवेग भी है। ऑप्शन ए और सी और डी आपका सही होगा दोनों। तो अगला प्रश्न आपका पास है पश्चिम की ओर परिक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण के बारे में बात किया है। धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ऊपरी मुखी होगी, ऊपर की ओर होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि आपका उसमें ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि जैसे इसको ज्यादा ऊर्जा मिलेगा या कि इसका तार गर्म होकर ज्यादा उष्मा होगा तो आपका टूट जाएगा। फ्यूज इस पर कार्य करता है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है आपका बैटरी का किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है? तो आपका दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आपका फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर आपका आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है तांबे के तार की एक
आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो आपका आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन कौन करता है? तो आपका चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र है, दिखाए केंद्र तार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? सॉरी 14 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है आपका क्या है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग आपका जनित्र कहते हैं, यानी कि जनित्र। अगला है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि यानी कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो आपका जो होता है एसी जनित्र में सर्पीय वलय होते हैं, जबकि डीसी करंट में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघुपथन यानी कि अतिभारण। लघुपथन और अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो विद्युत परिपथ का आपका मान जो होता है आपका ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से हम लोग को किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो आपका दोनों धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के भीतर आपकी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये आपका सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत में से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है आपका क्या होगी? तो ये उत्पन्न ऊष्मा जो होगी धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विद्युत चुंबक है। तो विद्युत चुंबक को जो होता है नर्म लोहे के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा कौन उत्पन्न करती है? तो विद्युत धारा जो है कौन उत्पन्न करती है? तो आपका ऊपर वाला कैंसिल बता रहा था। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है आपका आपका शून्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आपका वो आपका कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक जो बल होता है उसका मात्रक क्या दिया है? तो उसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र का आपका एसआई मात्रक जो है
वो आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? तो आपका चालक पर बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो क्या की जाती है? बल की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को कहते हैं। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को वर्णन करें। ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछता है। ये आप लोग याद करके जाइएगा। ये सब ये तीनों जो भी है, इसका भी पूछा जाता है। ओम का नियम तो सबसे ज्यादा 2 नंबर में पूछा जाता है। मैक्सवेल का दक्षिण वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, ये भी आपका पूछा जाता है। 5 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत होगा वो आपका किस पर आधारित होगा? तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो किस धारा को देकर विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है? तो दोनों करंट को, एसी और डीसी दोनों करंट को हम लोग देकर चला सकते हैं विद्युत मोटर को, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है? तो आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न जो है, अगर डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा इसको क्या किस में बदलते हैं? डायनेमो के द्वारा तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनेमो को, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया जो होती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर इसका भी ए आपका सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है आपका, 33 में आपका जो दिया है यहाँ पर, जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है, तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली में कैसी धारा उत्पन्न होती है? तो ये आपका किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? तो इसमें आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। तो प्रेरित धारा को दिशा किससे प्राप्त होती है? तो आपको दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए? तो ये आपका किसी कुंडलित और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, तब आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर है। तो परिवर्तन की दर उसका क्या है? तो परिवर्तन का दर जो होता है वो आपका समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में सूचित करता है। तो इस चित्र में क्या आपको सूचित करता है?
ये जो है चुंबक की दिशा बता रहा है। ये जो चुंबक दिया है यहाँ पर, ये आपका इसका दिशा बता रहा है या चुंबक का कोण बता रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता इस बार की चुंबक की कोण दर्शा रहा है। छड़ चुंबक की ओर बल, चुंबक की ओर की बल रेखा दर्शा रहा है। यस, ये बल रेखा ही दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। वो कैसे? देखिए ये विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, ये विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये जो होता है ये आपका विद्युत चुंबक क्षेत्र यानी कि बल उत्पन्न करता है, विद्युत बल इधर उत्पन्न करता है इधर। तो ये आपका छड़ चुंबक के चारों ओर बल रेखाएं उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं क्या होती है? तो उसका क्या होती है? तो उसका आपका उत्तर ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, उत्तर ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार जो होता है उसको हम लोग काला रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको सही होगा। अगला प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? या फिर इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकते हैं, विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इन दोनों का आंसर जो होगा एक ही होगा, वो भी विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य लगता है? तो कितना कार्य लगता है? तो कितना जूल कार्य लगता है? तो ये आपका 24 जूल लगता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में जिसका दिशा ज्ञात की जाती है, जिसका दिशा जो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है ये कहाँ से, किसके नियम में ये कहा गया है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका 44, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गैलेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, माइकल फैराडे थे। तो माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो भौतिक शास्त्री थे, फिजिकोलॉजी भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो ये जो है 0.5 से 1 वोल्ट तक करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, जब कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा होती है तो क्या कैसी होती है? तो अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आपका प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होती है तो कितना होती है? तो आपका 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग कैसा होता है? तो विद्युन्मय तार का रंग आपका जो होता है
आपका लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न जो होता है आपका, चलिए तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है हमारे देश में विधुन तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? विधुन तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो उसमें आपका कितना विभवांतर होता है? तो आपका 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचानक विद्युत धारा अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग अति भारण या लघु पतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाला हानि की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण युक्ति है। हानि से बचने के लिए अति भारण से उसका प्रमुख उपकरण क्या है? तो उसके लिए प्रमुख उपकरण जो है आपका फ्यूज है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। द्विसूचक सुई होती है, द्विसूचक सुई होती है तो ये आपकी कैसी सुई होती है? तो आपका छड़ चुंबक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो आपका प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का सूचक किया जाता है तो उस चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस चुंबक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है उसमें होते हैं तो क्या होते हैं? तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है आपकी? तो आपका बंद वक्र की तरह होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आसपास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे परिनालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे के परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बने चुंबक को हम लोग उसे विद्युत चुंबक को कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? किस देश से ये संबंधित है? तो ये आपका फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आपका द्विक परिवर्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वह नर्म लोहा क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर कहलाते हैं तो कुंडली दोनों मिलकर आपका क्या कहलाता है? तो आर्मेचर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो आपका किसने किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज? तो आपका ऑस्टेड ने किया था। ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑस्टेड ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, यह बहुत गलती बोल रहे हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं? तो स्विच जो है आपका गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वह होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी किसको संकेत करती है, तो ये आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ये नियुक्त करती है, यानी कि संकेत करती है, दर्शाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये था आपका लास्ट इस चैप्टर का प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। अब चैप्टर नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। तो चैप्टर नंबर 5 में आपका दिया है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं या क्या क्या सोर्स हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो इसलिए बादलों वाले दिनों में हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो कौन है, तो आपका नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जितना ऊर्जा स्रोत है हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। इसमें से भी डायरेक्ट पूछा है कि सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो सौर ऊर्जा का कौन जो है व्युत्पन्न नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं है। इतना लिखने की क्या जरूरत थी, जो कि लास्ट में ही पूछा है सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है तो भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल यानी कि वायु की चाल कितनी होनी चाहिए, तो वायु की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, कौन जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो आपका नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, ये आप लोगों ने भूगोल में ही पढ़ा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो आपका सूर्य जो है प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है। अगला है, जीवाश्म का उदाहरण है, तो जीवाश्म का उदाहरण कौन है, तो जीवाश्म जो है इसमें से सभी है, सॉरी जीवाश्म यहाँ पूछा है तो जीवाश्म में आपका यह केवल कोयला होगा, न कि इनमें से सभी। अगर पुस्तक ईंधन कौन कौन से है, तो ईंधन में आपका तीनों आ जाएगा, लेकिन जीवाश्म में जो है आपका कोयला है केवल, क्योंकि ये लाखों करोड़ों बार से बाद बनता है, इसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। अगला है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस जो है वो कैसी है, तो वो एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस को हम लोग उत्पादन कैसे करते हैं, तो बायोगैस का उत्पादन हम लोग गोबर से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो सौर ऊर्जा नहीं है, अनवीकरणीय मतलब कि उसको हम अपने से निर्माण कर सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष इसमें टाइम नहीं लगता है, तो कौन है इसमें, तो ये आपका जीवाश्म अनवीकरणीय, अनवीकरणीय पूछा है, तो यहाँ पर अनवीकरणीय जो हम लोग नहीं बना सकते, वो नवीकरणीय में नया वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, नया ऊर्जा स्रोत ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं,
लेकिन अनवीकरणीय जो होता है उसमें हम लोग नहीं कर सकते, तो किसका नहीं कर सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है, तो एक उत्तम ईंधन कौन सा है, तो आपका जैव गैस जो है आपका एक उत्तम ईंधन है। अगला है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है, तो आपका यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था, तो सामान्य स्रोत क्या था, तो आपका लकड़ी का सामान्य स्रोत। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा के हैं, जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का क्या है, तो एक अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो आपका नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, तो आपके इसमें 75% मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी टी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है, तो पवनों का देश कहा जाता है, तो हम जहाँ हमेशा वहाँ हवा चलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या किसको कहते हैं, पवनों का देश, तो उसे हम लोग डेनमार्क को कहते हैं हम लोग पवनों का देश। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले देश कौन सा स्थान है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में से कौन सा स्थान है भारत का, तो कौन सा है, तो 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। देखो अगला प्रश्न है, टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक एमबी के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपको पवन की भूमि की आवश्यकता होगी 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी पवन चक्की लगाने के लिए। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल के परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले सौर ऊर्जा को कहते हैं, सौर ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आपका सौर स्थिरांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग इसका सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिएगा। मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषणों युक्तियों जैसे मार्स ऑर्बिटर में किसका उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें सौर सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करती है,
तो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो किसको रूपांतरित करती है? तो वो आपका विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो कितना होना चाहिए? तो ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होना चाहिए, सही होगा। 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है भौतिकीय भौमिकीय परिवर्तनों के कारण भूप्रपट्टी में गहराइयों पर तप क्षेत्रों में पिघली चट्टानों ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन देशों को क्या कहते हैं? तो इन देशों को हम लोग का तप्त स्थल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ये आपका ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है तारपुरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? यानी कि स्थित है किस राज्य में ये स्थित है आपका? तो आपका महाराष्ट्र में ये स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है काकरापार नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कैंगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैंगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? तो आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन सी बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो जय मात्रा आपका नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम और कोयला जो आपका अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। सॉरी, जय मात्रा भी इसमें आ जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से आपका कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत का निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है? तो सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न कौन नहीं है? तो सौर ऊर्जा की व्युत्पन्न जो है वो आपका पवन ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका इनमें से कौन नहीं है? तो आपका बायोगैस जो है अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। सभी जीव और जंतुओं के लिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, जो सभी को ऊर्जा देता है। अगला है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है आपका प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ये आपका ऊर्जा स्रोत कौन है? तो ये आपका जैव मात्रा यानी कि बायोमास जो है ये आपका है आपका सी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है सौर सेल और ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो किस में करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ तक
आपका चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका पूरा चैप्टर फिजिक्स का खत्म हुआ। मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल का और जो होता है व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हम लोग के ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि मैं एक बच्चों का ग्रुप बनाया हूँ, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलती है। चलिए, आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तब तक मिलते हैं अगले केमिस्ट्री क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।